हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जो समस्या अभी बांग्लादेश में चल रही है। क्योंकि ये समस्या आज तक इसलिए पहुंच रही है क्योंकि आज इंटरनेट का टाइम है। आपके पास में इंफॉर्मेशन के साधन है। वो जो वीडियोज और फुटेजेस आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं, वो इसीलिए हो पा रही हैं, आज इंटरनेट का टाइम है। लेकिन पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा बुरा हुआ हिंदुओं के साथ में। और उसकी कोई वीडियो, कोई फुटेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। या फुटेज और वीडियो अवेलेबल नहीं होने का क्या ये मान सकते हैं कि वहां ऐसा नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस टाइम पे साधन ही नहीं थे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी जड़ क्या है। और ये जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, इसकी जड़ में एक व्यक्ति है। वैसे तो ये एक व्यक्ति है, लेकिन आप इसको कैसे देख सकते हैं आज के भारत से जोड़ करके कि ये जो व्यक्ति, इसने पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी जड़ में इस व्यक्ति को मैं क्यों बता रहा हूं। अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ क्लियर, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको बताने क्या वाला हूं। और ये जो क्लियर है, आज आप भारत से उसी स्थिति को जोड़ करके आप देखेंगे कि आज के जो भारत में कितने ये लोग, जिनका नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल एक थे 1947 में, जो इतने सारे लोगों के जेनोसाइड के लिए कारण बने पाकिस्तान के अंदर, और जो बांग्लादेश के अंदर आज हो रहा है, क्योंकि इनके जिक्र अभी है नहीं। बाकी तो जो मुसलमान वहां पे हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, वो तो जग जाहिर है। लेकिन उसके जड़ में कौन है, वही आज मैं आपको बताने वाला हूं। और हम इससे क्या सीख सकते हैं और क्या ऐसा अपना बचाव कर सकते हैं कि ये हमारे साथ ना हो। ठीक है, आज देखते हैं, बात करते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा जोगेंद्र नाथ मंडल। वैसे तो एक व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने क्या किया है आप देखिए। ये एक महत्वाकांक्षा से गुमनामी तक, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जो कि अक्सर राजनेता होते हैं। राजनेताओं में जो सबसे एक बड़ा गुण होता है, वो एक महत्वाकांक्षी होते हैं। जब तक सांस है, मतलब लास्ट सांस तक भी उनकी इच्छा होती है कि अगर वो मंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हो जाए, अगर वो राज्य में मंत्री हैं तो सीएम हो जाए, अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो दुनिया के प्रधानमंत्री, या कोई नया पोस्ट अगर क्रिएट हो जाए तो वो हो जाए। राजनेताओं में एक क्वालिटी ये मिलती है कि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। और ये जो महत्वाकांक्षा है, ये इतनी होती है कि उसके लिए वो दांव पर कुछ भी लगा सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, और मैं खुद भी मानता हूं, कि आपको देखो, जो पॉलिटिशियन है उसके सबको जरूरत है, एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। पॉलिटिशियन कोई भी हो, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। और वो इसलिए क्योंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और महत्वाकांक्षी होना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन खराब बात क्या है? खराब बात यह है कि जब वो महत्वाकांक्षी होते हैं तो इतने तक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि अपनी देश, अपनी दुनिया, अपने परिवार, अपने देश के समाजों को बिल्कुल भी, अगर वो लगा करके देखें, वो आज आज भारत में आप देख सकते हैं, मैं उसका भी आपको बताऊंगा आगे। वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए राजी हैं, बस उनको पद चाहिए। समझ गए? देखिए, उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जोगेंद्र नाथ मंडल। उस टाइम पे बताया जाता है, और उस टाइम का पॉलिटिकल सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि वास्तव में बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, उनसे बड़े नेता थे ये। इनकी जो दलित कम्युनिटी है, उनमें इनकी ज्यादा पहचान थी। और अगर देखा जाए तो ये जमीनी नेता भी थे। अगर आप पूरा देखोगे उस टाइम पर, तो ये जमीनी नेता भी थे। लेकिन समस्या क्या है? वही महत्वाकांक्षा। दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी, जिन्होंने उत्पीड़न से बचने के लिए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। अब ये जो देखना, एक यहाँ पे शब्द आया है, किससे बचने के लिए? उत्पीड़न से। ये सब याद रखना, इस शब्द को मैं आगे इसका मायने बताऊंगा आपको। गठबंधन किया, लेकिन पाकिस्तान में विश्वासघात और का सामना किया, और अंत में गुमनामी में खो गई। अब दिक्कत यह होती है, यहां देखो एक शब्द आया है, गुमनामी। महत्वाकांक्षा और गुमनामी के बीच एक बहुत अच्छा गठजोड़ है, एक बहुत अच्छा गठजोड़ है। अगर आप महत्वाकांक्षा पर लगाम नहीं लगाते, आपको पता होना चाहिए, महत्वाकांक्षी व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि देखो सिद्धांत तो यही है कि आपकी महत्वाकांक्षा कितनी होनी चाहिए। अगर महत्वाकांक्षा अपनी लिमिट को अगर पार कर जाती है तो वो आपको गुमनामी में धकेल देती है। अगर उस पर एक लिमिट रहती है तो ये आपको बहुत आगे ले जाती है। आपने देखा होगा कि महत्वाकांक्षा ही है जो एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देता है, यानी कि भारत में राष्ट्रपति बना देता है, और दुनिया में पहचान दिला देता है। महत्वाकांक्षा गलत चीज नहीं, मैं हमेशा बता रहा हूं। लेकिन अगर महत्वाकांक्षा पर लगाम ना लगाई जाए तो वो आपको गुमनाम जिंदगी देती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जोगेंद्र नाथ मंडल है। और मैं इस जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी को आज आपकी भारत की राजनीति से, और साथ ही साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है और पाकिस्तान में हो चुका है, नहीं समझे, पाकिस्तान में ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट है वहां पर, और जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, इन दोनों की कड़ी को ऐसा जोड़ करके मैं आपको भारत के उस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दूंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है, हमारा भविष्य क्या है। एज ए नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर मतलब नॉन मुस्लिम। अगर देखो, मुसलमान जो इस्लाम है, उसने पूरी दुनिया को दो ही तबकों में बांट दिया, या तो बिलीवर है या तो नॉन बिलीवर है, या तो आप मुसलमान हैं या तो फिर आप काफिर हैं। ठीक, लेकिन
इन्हीं के बीच में आज आपको मैं ला करके वहां खड़ा करूंगा जहां से आपको अपनी दुनिया अच्छे से दिखेगी। चाहे आप कितने भी अपनी जो एक केव में बंद हो, लेकिन मैं आपका पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जो कान, नाक, गला जो है उसे खोल करके आपको दिखा पाऊं असली पिक्चर क्या है। देखिए, दलित मुस्लिम एकता का विचार, जोगेंद्रनाथ जो मंडल थे उनका मानना था कि जो जो कि एक जो थ्योरी गढ़ी गई है, कुछ सच्चाई लेकिन थ्योरी है, अधिकांश थ्योरी है लेकिन उनमें कुछ सच्चाई है। सच्चाई क्या है और थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि सदियों से भारत में जो दलित है, तथाकथित दलित शब्द जो है, उन पर अत्याचार हुए हैं। देखना, इस बात को याद रखना। लेकिन सच्चाई कुछ और है, वो मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा। सच्चाई सब बिल्कुल अलग है, तथ्यात्मक जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन और उसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल अभी भी बताऊंगा। आपको ये बता दूंगा कि जो आपका एट्रोसिटी लिटरेचर जो है वो झूठा क्यों है। ऐसा नहीं है, देखो किसी भी समाज में ऊंच नीच है, समझ गए? दुनिया के किसी भी समाज में आप चले जाओ तो जो अत्याचार वाला जो बात जो है ना, जो ये वाला अत्याचार जो है वो उसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि यही अत्याचार है। अगर आप पाकिस्तान में जो इनके साथ हो वो भी तो अत्याचार है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, मंडल का मानना था कि दलित और मुसलमान सामाजिक धार्मिक रूप, जो उनके धार्मिक और आर्थिक जो रूप है वो समान है। वो मानते थे, ऐसा ऐसा मानते थे, ठीक है। और मानते क्यों थे? क्योंकि जो हमारा परसेप्शन है वही तो महत्वाकांक्षा तय करेंगे। हम क्या देखना चाहते हैं, उसके अलावा सच्चाई हम नहीं देखना चाहते। अब है रणनीतिक गठबंधन। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, उत्थान देखो कैसा उत्थान किया, कांग्रेस के बजाय मुस्लिम लीग का समर्थन किया। अब देखिए, महत्वाकांक्षा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई कि भाई ठीक है, आप अपने पॉलिटिकल के लिए महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, ठीक है, आपको समझ में आ गया यहां तक। अब देखना, ये जो महत्वाकांक्षा लिमिट कब क्रॉस करेगी उसको मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान निर्माण में महत्वपूर्ण उनके प्रयासों से सिलहट, देखो ये वाला सिलहट जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में गया, जिसके लिए जिन्ना ने उनको सराहा। ये है लिमिट क्रॉस, यानी कि आपने अपनी एम्बिशन के लिए, अपनी मातृभूमि को तोड़ने के लिए, याद रखना, इन्होंने सिर्फ, ठीक है भाई, आपका महत्वाकांक्षा इतनी है कि आप पॉलिटिकल रूप से हैं, ठीक, आपने कर लिया उनके साथ जो भी है। लेकिन जब देश में आपने ये हुआ कि भाई पाकिस्तान का जो निर्माण होगा उसमें सिलहट जाएगा या नहीं, और वहां पर रिफरेंडम हुआ, तो उसमें जो है इन्होंने जाकर के खुद प्रचार किया, और जो वहां के लोग थे उनको, देखो याद रखना इस बात को, वहां के जो दलित लोग थे उनको बताया कि तुम पे अत्याचार हुए हैं, और इन अत्याचारों से बचने के लिए अब तुम्हें जो मुस्लिम लीग है उसके ही पक्ष में वोट करना है। समझिए मेरी बात, देखो। और इससे जो सिलहट है वो भारत के हाथ से निकल गया। आगे देखिए, पाकिस्तान में मिला उच्च पद। अब इसके लिए उनको, भाई देखो ये तो है, इनको उच्च पद दे दिया गया। अब बताऊंगा इनको उच्च पद की जो बत्ती बना करके डाल दी। फिर उन्होंने पाकिस्तान के संविधान सभा के अध्यक्ष और पहला कानून मंत्री उन्हें बना दिया। बड़े खुश, महत्वाकांक्षा पूरी हो रही है, खुशी मिलेगी। आगे देखिए, अब जिन्ना की मृत्यु हो जाती है। जिन्ना की मृत्यु 1948 में जब होती है तो उसके बाद में शुरू होता है, क्योंकि तुम काफिर हो। याद रखना, आपका कोई मित्र हो सकता है मुसलमान, बहुत अच्छी बात है, मित्र होना चाहिए, लेकिन एक याद रखना आप अपने मन में, आप काफिर हो। उनकी जो आइडियोलॉजी, देखो व्यक्ति तो सभी अच्छे हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सब बहुत बढ़िया लोग, इंसान गलत नहीं है। 800 करोड़ लोग इस दुनिया के बेस्ट हैं, समझ गए। लेकिन समस्या आती है विचारधारा की। विचारधारा उसकी आपसे मेल नहीं खाती, क्योंकि इसीलिए वो मुस्लिम और इसीलिए तुम हिंदू हो। अगर आप इनमें तालमेल खराब करोगे और कहोगे कि सभी धर्म समान है, सभी इंसान एक से हैं, नहीं, याद रखना, इंसान एक से है, आइडियोलॉजी एक सी नहीं है, नहीं समझे? अरे इंसान एक से हो सकते हैं कि तुम्हारे भी दो आंख हैं, उनके भी दो आंख हैं, तुम्हारे भी दो कान हैं, ये समान है, लेकिन विचारधारा एक जैसी नहीं है। अब जो लोग यहां गलती कर जाते हैं वो कुत्ते की मौत जो है अपने लिए तैयार कर लेते हैं। इसीलिए ये जो डिफरेंस जो है, इन एक जो आइडियोलॉजी बनाई गई है इस दुनिया के द्वारा ही बनाई गई है, उन आइडियोलॉजी को जब हम भंग करते हैं तो उनकी सजा हमें मिलनी ही तय है। याद रखना इस बात को। अब होता क्या है, जिन्ना की मृत्यु हो जाती है और फिर इनके साथ भेदभाव शुरू होता है और इनको बताया जाता है कि तुम तो कौन हो, काफिर हो। आइडियोलॉजी, याद रखना, आइडियोलॉजी खत्म नहीं होती। पाकिस्तान पाकिस्तान को एक जगह है, पाकिस्तान को खराब देश नहीं है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, याद रखना। और पाकिस्तान में ही तो हमारे लोग थे ना, अभी 70-78 साल पहले सब हिंदू थे वहां पे भी, ठीक है, 60% हिंदू, 50% हिंदू थे ना वहां पे। लेकिन पाकिस्तान अपने आप में खराब नहीं, जगह खराब नहीं है, लेकिन सोच, वही पाकिस्तानी सोच भारत में भी है, वही पाकिस्तानी सोच सऊदी अरब में भी है, वही पाकिस्तानी सोच 57 देशों में है, समझना। तो जब तक ये सोच है, और वो सोच क्या, उस सोच ने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया। और सोच कोई ना तो खराब होती है ना सही, उनके लिए वो सही है, मेरे लिए वो खराब है, आपके लिए वो खराब हो सकती है। लेकिन ये जो सोच है हलाल और हराम की, ये जो सोच है काफिर, ठीक है, और जो बिलीवर की, नॉन बिलीवर और बिलीवर की जो सोच है, ठीक है, जन्नती और जो जहन्नुमी है, इसकी जो सोच है, ये सोच खराब नहीं है। सोच किसके लिए सही और किसके लिए खराब है, ये है बस। उनकी ये सोच जो है उनके लिए सही है, ये आपके लिए खराब है। अगर आप नहीं समझते तो अपने लिए उसे खराब कर लोगे, बस ये है। तो जो वो कह रहे हैं उसे समझ जाओ, जो उनकी आइडियोलॉजी है वो तुमसे अलग है, इसीलिए अलग है क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो। खान पान, संस्कृति, उनकी बिहेव, उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन, उनका दुनिया को देखने का जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है तुमसे। यही तो बोला था ना मुनीर ने, मुनीर ने क्या बोला था कि हम अलग हैं। वो अलग कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, वो कहते हैं कि वो दुनिया में श्रेष्ठ वही है।
अंग्रेज कहते थे ना व्हाइट मॉडर्न थ्योरी, यानी कि दुनिया में उनका अवतरण इसीलिए हुआ है गोरे लोगों का कि दुनिया को सभ्य बनाए। वजन है उनके ऊपर कि तुम्हें सभ्य बनाए, और वही तो इस्लाम। देखो तीनों जो धर्म है, वो जो तीनों मजहब है, वो अहले हदीस है, यानी कि अहले किताब अगर वो है, उनमें एक ही चीज कॉमन है। जो अब्राहमिक रिलीजन है उनमें एक चीज कॉमन है, वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है, मुसलमान कहता है कि ये दुनिया जो है जहन्नुम में जल रही है। और ये जो आप सुनते होंगे यूट्यूब पर भी, जो ये जो दुनिया है ये जहन्नुम में जल रही है, हर व्यक्ति को मुसलमान बना करके जन्नती बनाना है। काम वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी दृष्टि से वो अच्छा काम कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जन्नती बने, गलत काम नहीं कर रहे वो। लेकिन आप क्या उस अप्रोच से राजी हैं? क्या आप मानते हैं कि भाई कहीं जन्नत है, वहां 72 हूर है, वहां गिलवे हैं? क्या आप 72 हूर के लिए वहां जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आप यही भोग रहे हो, आप इस दुनिया को सत्य मानते हो। इस्लाम जो है उसकी अप्रोच अलग है, वो देखता है कि दुनिया सत्य नहीं है, दुनिया इसके बाद है, शुरू होती है जीवन के बाद, ये एक स्टे है, और यहां से जाओगे जन्नत, और जन्नत में आपको हूर मिलेंगी, परी मिलेंगी, ये सारी चीज वहां जन्नत में है, जिसका डिस्क्रिप्शन आप मौलाना और जो मौलवी है उनकी वीडियोस में देखते हैं। ठीक। अब यही जो चीज है, काफिर की लड़ाई शुरू होती है और 1950 में भारत वापसी हो जाती है। इनके साथ वो भेदभाव किया जाता है, और ये भेदभाव ही नहीं किया जाता। इनकी कहानी आप पढ़ेंगे यूट्यूब पर, और भी सर्च कर लेना, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, वहां आता है कि जब ये बाहर निकलते थे तो देखते थे कि हिंदुओं के साथ क्या मारकाट हो रही है। जब उसकी शिकायत करने जाते थे तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं था, लोग इन्हें दुत्कारते थे, इनसे जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो इनसे छुपा लिए जाते थे कि ये इंडिया का स्पाई है, ये हिंदू है, ये काफिर है, ये हमारी स्पाई कर रहा है। इनके साथ ये भेदभाव, और प्लस जिनको ये लेकर के गए थे, महत्वाकांक्षी थे, लेकर के गए, जब इनके कारण जब वहां हुआ तो ये देख नहीं पाए। सोचिए आप। लेकिन साथ में कायर थे, ये इतने कायर थे कि उन मरते कटते रेप होते छोटे छोटे बच्चे और औरतों के, जिन्हें कौवा और चील खा रहे थे पाकिस्तान की सड़कों पर, उन्हें देख करके भारत भागे आए। और भारत में आकर के फिर इनकी वो जरूरत, देखो महत्वाकांक्षा नहीं बढ़ती, इतने महत्वाकांक्षी थे कि इन्होंने आकर के फिर अपनी पॉलिटिकल जमीन तलाशने की कोशिश की, इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन लगातार चुनाव हारते गए, क्योंकि भारत की जनता के जख्म बहुत गहरे थे उस टाइम पर। उन्होंने देखा तो यही वो व्यक्ति है, बेशक खबर एक दिन में नहीं पहुंचती होती, लेकिन पहुंचती तो होगी ना कि हिंदुओं पर क्या अत्याचार हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि मैं आपको सारी हिस्ट्री पढ़ा दूंगा कि पाकिस्तान में जब बंटवारा भी हुआ तो उस टाइम पर जब भारत जो ट्रेन आ रही थी तो वो किस तरीका से, मीरपुर कांड के विषय में आप गूगल पर सर्च करके पढ़ना कि मीरपुर कांड पहला ही नरसंहार, यानी कि जो हिंदुओं का हुआ था, वो पाकिस्तान से आ रही ट्रेन के अंदर हुआ था। अब देखिए, आए भारत, इन्हें आना नहीं चाहिए था, इनको वही सुसाइड कर लेना चाहिए था अगर आप देखें तो। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से वहां पर जो लोग हैं आज, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो करोड़ों हिंदू हैं, वो दलित हिंदू हैं, ठीक है, जिनकी आवाज भारत के अंदर जो दलित नेता है उठाते नहीं। क्यों नहीं उठाते, उसका इतिहास मैं आपको भी बताऊंगा कि इसलिए ये आवाज नहीं उठाते क्योंकि ये यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं उनका वोट लेना चाहते हैं, इसीलिए नहीं उठाते ये आवाज, क्योंकि इनकी जो गठजोड़ है कि दलितों को और हिंदुओं को भीम और मीम फिर बनाएंगे। और जो लोग ये नहीं समझते वो दोबारा से फिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जोगिंदर नाथ मंडल। एक जोगिंदर नाथ मंडल के द्वारा आज बांग्लादेश में आप जो देख रहे हो और पाकिस्तान में जो करोड़ों हिंदुओं की जो हत्याएं हुए हैं, उसका एक व्यक्ति अगर कोई जिम्मेवार है तो जोगिंदर नाथ मंडल भी है उनमें, याद रखना। और आज हर पॉलिटिकल पार्टी में भरे पड़े हैं जोगिंदर नाथ मंडल। आप सोचिए, एक जोगिंदर नाथ मंडल ने इतने सारे दलित लोग, ये जो दलित लोग थे, जिनका लीडर उनको ये आश्वासन देकर के ले गया था कि मैं तुम अत्याचारों से बचाऊंगा, समझ गए, और वो झूठे अत्याचार जो उन्हें कहानी पढ़ाई गई थी। क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं किसने अत्याचार कर दिया, उससे पहले तो 250-300 साल अंग्रेजों ने हमें समय मिला करके पीटा, और उसके भी पहले हमें मुसलमानों ने लगातार, जो वहां के शासक आए, उन्होंने जो है काट काट करके नरबुड्ढों की जो हवेलियां बना दी और जनेऊ काट काट करके उनके जो है ताबूत लगा दिए। इतने बड़े जो 400 500 600 वर्ष का जो एक इतिहास, जिस पर सबको लगातार पीटा गया, उसके बाद आप कहते हो कि अत्याचार हो गए। आप सोचिए, सोचने की बात है। अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं करे, मुसलमानों ने, जो जिनका इतिहास ये रहा कि उन्होंने काट काट करके जो जनेऊ की ढेरी लगा दी, उन्होंने अत्याचार नहीं करे। किसने अत्याचार करे? पंडितों ने अत्याचार करे। किसने अत्याचार करे? हिंदुओं ने तुम पर अत्याचार करे, हिंदुओं के जो अलग अलग जो वर्ग हैं उन्होंने अत्याचार करे। और देखिए, ये सिर्फ एक कहानी थी, अत्याचार क्या होते हैं ये बता दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों ने। उन्होंने आपको 2-3 चीज बहुत अच्छे से समझा दी है, जो मैं आज आपको समझा देना चाहता हूं। देखिए, उन्होंने एक 2-3 चीज, आपको अगर कुछ चीज सीखनी है तो मुसलमानों से 2-3 चीज सीख लीजिए इस ये पूरे परिदृश्य में। एक तो अपनी माइनॉरिटीज, जो तथाकथित माइनॉरिटीज हैं, उनका कैसे ख्याल रखा जाता है, याद रखना। उनको कैसे रखा जाता है बांग्लादेश बता दिया, और पाकिस्तान ने पहले ही बता चुका है। अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल कैसे रखा जाता है, इनसे सीखिए आप, ठीक है। प्रेम और भाईचारे से कैसा रहा जाता है, ये इनसे सीखिए, पाकिस्तान में सीखिए और बांग्लादेश में। और ज्यादा अच्छे से सीखना है, जो बुद्धिस्ट हैं, जो न्यू बुद्धिस्ट बने घूम रहे जो ढोंगी हैं, वो जाकर के अफगानिस्तान में, जहां पर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, बामियान में उसको गोला लगा करके उड़ा दिया था इन्हीं तालिबानियों ने, उनसे सीखिए, ये सीखिए आप जरूर। और जो भीम और मीम के जो नारा दे करके जो डोलते हैं ना ये आज बने, इनको इतिहास सीखना चाहिए कि आप फिर वही दूसरे जोगिंदर नाथ मंडल के पीछे लगे हुए हैं। अपने नेता का जो चुनाव कीजिए, पार्टी आएंगी, पार्टी जाएंगी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो,
हमेशा याद रखिए, जो तुम्हारे हित और तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करे उसे वोट कीजिए। पार्टी मायने नहीं रखती, लीडर हमेशा याद रखना, हर लीडर एक महत्वाकांक्षी है। इसीलिए अपने भविष्य का निर्माण, अपने भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेवारी जितनी एक लीडर के ऊपर आप देते हो उतनी आपकी भी है। समझ गए? आइए अब देखते हैं, जो मैंने पूरी जो आपको सिनेरियो समझा दिया। अब वैसे ये पूरी स्लाइड में आपको ना भी दिखाऊं तो भी कार्य चल जाएगा, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूं है क्या। एक भूली हुई कहानी, दलित नेता जो पाकिस्तान के संस्थापक बने। भारत में सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक बाबा साहेब अम्बेडकर के शिष्य मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोगी और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्रनाथ मंडल। याद रखना। और क्यों आज उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में भुला दिया गया, और बांग्लादेश में जो हो रहा है और जो पाकिस्तान में हो चुका है हिंदुओं का सफाया, वो उसकी जो जिम्मेवार है वो ये व्यक्ति है। याद रखना। जोगेंद्रनाथ मंडल का उदय, जन्म 1904, अविभाजित बंगाल के 22 साल में इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। अविभाजित बंगाल में इनका जन्म हुआ था। एक होनहार छात्र और खुद को पूरी तरह से शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया, और समर्पित करके क्या बन गए? एक वकील बन गए। एम्बिशन देखो, हर जगह आपको एम्बिशन नजर आएगी। लोगों पर, उनके जो अपने समाज के लोगों पर शोषण, देखो वर्ड आया है यहाँ पे शोषण। शोषण क्या होता है उसको मैंने, जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था वही मैंने आपको दिखाया। शोषण का असली मतलब क्या होता है? जो लोग यहाँ कहते हैं ना ये हम पे जुल्म हो रहा है, वो देखे कि हिंदुओं पर कश्मीर में क्या जुल्म हुआ, जुल्म किसे कहते हैं। अगर उसकी परिभाषा आपको देखनी है तो आप बांग्लादेश में देखिए, आप अफगानिस्तान में देखिए, आप पाकिस्तान में देखिए, जो 2 जगह तो हो चुका है, वहां फिनिश है मामला। आप आज देखिए बंगाल में, पश्चिम इसमें बांग्लादेश में देखिए, आपको देखिए शोषण का मतलब क्या होता है, अत्याचार का मतलब क्या होता है, और जुल्म का मतलब क्या होता है, आपको ये दिखाएगा। आपके लिए शायद ये बहुत बड़ा नजीर हो। उनका एकमात्र लक्ष्य था अपने समाज की उच्च जातियों के, देखो यहाँ आया, उच्च जातियों के उत्पीड़न। मैंने क्या बताया? उच्च जातियों के उत्पीड़न के बाद भी यहाँ पर सबकी संख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जैन हो। हर एक, हमारे देखो कितने सारे हिंदुइज्म में कितने सारे पंथ हैं, सब मस्त है, सब खुश है, किसी को दिक्कत नहीं है। किसी का जाति और धर्म के आधार पर किसी तरीका से कुछ एलिमिनेट नहीं करेगा। बल्कि बल्कि भारत के जो, एक तो पाकिस्तान में एरिया चला गया तो वहां हिंदू थे, लेकिन इधर जो मुसलमान थे उनमें से बताते हैं मात्र 90 लाख, मात्र 90 लाख मुसलमान भारत से गए पाकिस्तान वाले एरिया में। समझ गए? लेकिन जिन्होंने वोट किया वो सारे मुसलमानों ने यहां से वोट किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन नहीं गए। और मैं आपको बताऊं, आपको पूरे पाकिस्तान में तमिलनाडु, केरला, यानी कि नॉर्थ साउथ इंडिया से तो कैसे मुसलमान ही नहीं मिलते हो। जो तमिल तेलुगु यानी कि ये बोलते हो, ऐसे मुसलमान आपने देखे क्या पाकिस्तान में? नहीं देखे ना। ये गोरे चिट्टे मुसलमान आपने पाकिस्तान में देखे होंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ वो जो जहां थे वो वहीं रह गए, और यहां से गए नहीं। यहां के जिन्होंने वोट किया तो वो यहीं रह गए। कुछ जो है नामचारे के लिए जो पंजाब से भगा दिए गए थे, क्योंकि पंजाब ने उनकी त्रासदी झेली थी, इसलिए पंजाब से ज्यादा भगाए गए थे कि आप जाइए, आप जो आपको हिस्सा मिल गया। लेकिन भारत में ही वो रह गए। और आज जब आप कहते हो कि वे वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो वो जो कह रहे हैं वो वही कह रहे हैं जो उनके बाप ने कहा था जिन्ना ने। समझ गए? तो जिन्ना से भी बड़े जिन्ना है, याद रखना। और ये जो उत्पीड़न है ये क्या एक फॉल्स कहानी है। मैं आपको आज से किसी एक और लेक्चर में बताऊंगा कि झूठे नैरेटिव जो है, जिसमें आप कहते हैं एट्रोसिटी लिटरेचर, जो झूठ का पुलिंदा हमारे समाज को तोड़ने के लिए अंग्रेज और मैक्स मूलर जैसे जो द्रोही थे वो यहाँ पर लिख करके चले गए, ताकि हमें भी वैसे ही लड़ा सकें जैसे उन्होंने अफ्रीका के अंदर 2-2 कम्युनिटियों को आपस में लड़ा करके बर्बाद कर दिया, उस पूरे के पूरे महाद्वीप को। उसी तरीका से वो भारत को भी जो है तोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक अपने पास से एट्रोसिटी लिटरेचर जो है लिख करके रखा, ताकि कल जब लोग पढ़ेंगे तो आपस में ही लड़ मरेंगे। याद रखना इस बात को। अगर हमारे यहाँ अत्याचार होते तो सोचिए कि ये पाकिस्तान से सिख कहां चले गए। लाहौर पूरा सिखों का था, वहां सिख नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू कहां चले गए, जाट कहां चले गए, कहीं आपने देखा है, सुना है आपने कम्युनिटी का नाम? वहां मौलवी की जो पद है ना, जो उसकी प्रतिष्ठा है, वो ये होती है कि उसने कितनी हिंदू लड़कियों का उनका जो धर्म परिवर्तन करा दिया, कितनी लोगों को मुसलमान बना दिया। एक आम मुसलमान की पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है, वो कहते हैं गर्व के साथ कि मैंने इतने हिंदुओं को मुसलमान बनाया। समझिए आप, ये उनकी अचीवमेंट है, ये है मानसिकता। अब देखिए, कांग्रेस महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अब्दुल कलाम आजाद और अपने मुस्लिम चेहरे को बनाकर आगे बढ़ा रही थी, और मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय मांग कर रही थी। जिन्ना को ऐसे गैर मुस्लिम चेहरे की तलाश थी जो साबित कर सके कि वे समावेशी राजनीति कर रहे हैं। याद रखना, यानी कि इन्होंने जिन्ना को और वैलिडेट किया कि ये जो है वो तो क्या है, इंक्लूसिव है। और कांग्रेस जैसे जो उस टाइम में दल थे वो क्या थे, एक्सक्लूसिव थे। याद रखना, यानी कि उनमें तो सब वकील थे, उनमें तो सब उच्च जाति के लोग थे, ब्राह्मण थे, जिन्होंने अत्याचार किए हैं। लेकिन हम किनके साथ जाएंगे? मुस्लिम लीग के साथ जाएंगे, क्योंकि भैया ये तो हमारी ही तरह है। याद रखना, ये तो हमारी ही तरह है, ये भी दलित है, दमित है, कुचले हैं, हम भी यही हैं। चले गए, बना दिया इनका मुर्गा बत्ती बना करके चढ़ा दिया, और सारे के सारे लोगों को खा गए। अब देखिए, एक घातक गठबंधन धन का तर्क। जिन्ना से मिलने के बाद मंडल बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एक साझा आधार पाया, मुसलमानों और दलितों का आर्थिक और सामाजिक स्थिति लगभग समान है। मंडल का मानना था कि जिन्ना के साथ मिलकर वह दलित समुदाय को उच्च जातियों के द्वारा किए जाने वाले शोषण, अब सब आपको समझ में आ रहा होगा। उन्होंने घूम घूम कर प्रचार किया कि दलितों को हित हिंदुओं के बजाय मुसलमानों के साथ है। और जो आज आपके जो नेता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक मंडल ने तो ये सब कर दिखाया, आज हर पार्टी में मंडलों की संख्या है, भरे पड़े हैं। जो लोग आज भीम और मीम को जो एक बताते हैं, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। और आज इंटरनेट की वजह से आपकी उंगलियों पर है इतिहास।
आप बेशक कितने अनपढ़ हैं, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो सुन सकते हैं। जाइए और सर्च कीजिए जोगेंद्रनाथ मंडल कौन था, उसका इतिहास पढ़िए और सीखिए कि ये जो भीम और भीम जो नारे हैं ये सब फ्रॉड हैं, ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बना करके अपनी राजनीति रोटियां जो सेक रहे हैं लोग, ये महत्वाकांक्षी लोग हैं। गलत नहीं है, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा है आपका अस्तित्व समाप्त ना कर दे, आपकी आने वाली पीढ़ियों को इस तरीका से, जिस तरीका से एक दीपू दास को घेर करके लोगों ने लातों से मारा है। और वो वीडियो आपने देखे होंगे, अल्लाहू अकबर बोलते जा रहे हैं और उसको मार रहे हैं और उसका ब्लड जो है चारों ओर बिखर रहा है। ये स्थिति आपके आने वाली संतानें ना भुगतें, इसलिए जोगेंद्रनाथ जैसी मंडल और जोगेंद्रनाथ जो ये बीमारी है इस नाम की, इससे हमें बचना होगा। हमें अपनी पीढ़ियों को अगर बचाना है तो ये भीम और मीम जैसे नारों से और वो जो एट्रोसिटी लिटरेचर है उससे बाहर आना होगा। हमें ये सब चीजों को छोड़ करके एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी होगी और विशेष अधिकारों की जो मांग यहाँ पर आज संविधान के नाम पर चल रही है, हम तो अपने नेताओं से भी ये बोलेंगे कि जो विशेष अधिकार जो दिए जा रहे हैं ना मजहब और धर्म के नाम पर, इन्हें सब खत्म करना चाहिए और सभी के लिए एक तरीका के कानून, एक तरीका की शिक्षा और एक तरीका के ही कानून सबके लिए होने चाहिए। ये अलग अलग जो अपने जो सिविल लॉज बना करके लोग बैठे हैं कि नहीं ये मेरे, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर यूनिवर्सल यानी कि एक चलेगा, एक होना चाहिए। और ये जो इंक्लूसिव है कि ये मेरी प्रथा है, भाई ये प्रथा थी तो आपको दिया गया था, पाकिस्तान इन्हीं प्रथाओं के लिए दिया गया था। क्योंकि अगर आप राजी थे, आप हिंदुओं के साथ रहने के लिए राजी थे, आप उनकी सभ्यता और उनके कल्चर से अगर सही थे, जब तो आप यहाँ रह गए ना। अगर नहीं होते तो पाकिस्तान मिल गया तो वहां चले गए होते। अगर आपके बुजुर्गों ने अगर ये निर्णय लिया था कि हमें हिंदुओं के साथ रहना है, तो या तो आप अपने बुजुर्गों का ही क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, या फिर आपकी सोची समझी साजिश थी। अभी देर नहीं हुई है, अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, पकड़िए ट्रेन और पाकिस्तान या बांग्लादेश निकल लीजिए। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो आप चल रहे हैं ना एक्सक्लूसिव लेकर के, ये समाज को बांट देगा। ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। हम यहां पर सम्मान सभी का हो, मैं ये कहता हूं कि सम्मान सभी का हो, लेकिन ये एक्सक्लूसिविटी जो चल रही है ना, कि ये जो बना करके कि भाई हम वक्फ बना करके बैठे हुए हैं, दूसरा कह रहा है कि भाई हम एक सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उससे मनी जनरेट कर रहे हैं। वो जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है ना, हलाल सर्टिफिकेट, इन जैसी जो एक्सक्लूसिव जो है ना, इनसे बचना पड़ेगा। हमारे राजनेताओं को बिल्कुल खुल करके आने वाली पीढ़ियों को अगर सेव करना है तो बिल्कुल आकर के खुलकर बोलना पड़ेगा कि देखो ये एक्सक्लूसिव यहाँ पर चलने वाला नहीं है। कानून सभी के लिए होगा, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, सम्मान सभी का होना चाहिए। हमें एक अखंड भारत का निर्माण करना है, हमें एकजुट भारत का निर्माण करना है जहां किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। समझ गए? ये एक्सक्लूसिवनेस जो है हमें यहाँ चलने वाली नहीं है। अगर हम ये नहीं करते तो हम क्या है, एक जोगेंद्रनाथ मंडल है। फिर याद रखना, जो नेता इस बात को नहीं करता वो एक नया जोगेंद्रनाथ मंडल, जो आप पर अत्याचार किया, आपको घसी पिटी जो रणनीति और भीम बना करके आपको जो चूरन चटा रहा है, वो आपको फिर एक जोगेंद्रनाथ मंडल की तरह वही जो आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हो रहा है, वही होने के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है कि आज से 50 साल बाद आपके पोते, आपके बेटे वही लात खा रहे होंगे, वही जिंदे उनको उल्टा पेड़ से लटका करके जला दिया जाएगा। समझिए इसे। जिन्ना ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जोगेंद्रनाथ मंडल के प्रचार के लिए भेजा। मंडल ने दलित और पिछड़ी जातियों के पाकिस्तान के लिए वोट करने के लिए सफलता, देखो पाकिस्तान के लिए महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई कि अपने देश को तोड़ने के लिए तैयार हैं। देश टूटे सो टूटे, जमीन जाए सो जाए, बस मुझे एक मंत्री बना दो, मुझे मंत्री बना दो, मुझे पद दे दो। इन्होंने सोचा होगा कि शायद मैं मुस्लिम लीग के साथ चला जाऊं तो मुझे वहां प्रधानमंत्री बना दें। समझे नहीं? अब इन्हें पता नहीं है कि आइडियोलॉजी क्या होती है। आइडियल इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लिमिट क्रॉस कर दो, लिमिट के बाद तो फिर खत्म है मामला। जिन्ना मॉडल योगदान सब बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने मंडल को वही पद दिया, जो प्रतिष्ठा दी जो भारत में बाबा साहब को दी गई थी, कानून मंत्री बनाया था, उसी तरीका से इन्होंने बना दिया। लेकिन समझिए आप क्या हुआ, पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री, पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष, वे अभिभूत हो उठे। उन्होंने लगा कि जो उन्होंने सोचा था वही इन्हें मिल गया। लेकिन क्या हुआ बाद में? क्या हुआ, जैसे ही 1948 सितंबर में जिन्ना का जो देहांत होता है, जिन्ना की मृत्यु के बाद एक सप्ताह के भीतर लोगों ने क्या किया, कट्टरपंथी इस्लाम के लिए जगह नहीं। अब देखिए, अब उनसे ऊपर ये दबाव बनाना हुआ होगा कि भाई आप मुसलमान बनिए। समझ गए? लोगों को मुसलमान बनाइए। पाकिस्तान में एक बड़ी अचीवमेंट है ये। अगर किसी नॉन मुस्लिम को अगर वो मुसलमान बना देते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, जिंदगी में गिना जाएगा भाई, जन्नत में इसका जो है उससे सवाब मिलेगा। हाशिए पर भेदभाव और विश्वासघात, जिन्ना के बाद पाकिस्तान की दूसरी पंक्ति के नेताओं में मंडल के साथ भेदभाव शुरू कर दिया। एक सरकारी सचिव ने उन्हें महत्वपूर्ण फाइलें छिपाने शुरू कर दी। देखिए, एक सचिव ने उनसे क्या महत्वपूर्ण फाइल है, सोचो। उन्हें काफिर के रूप में प्रचारित किया जाने लगा। उन्हें देशभक्ति पर संदेह, उनकी देशभक्ति पर संदेह। सोचो, मंडल ने प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से विरोध जताया, लेकिन सुनवाई होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप काफिर हो। ठीक। मोहभंग, इस्तीफा और वापसी। जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ने लगे तो दुकानें जलाई जाने लगी और लोगों को मारा जाने लगा। 1950 में एक निर्णय लिया, उन्होंने लियाकत अली खान को अपने इस्तीफा सौंप दिया और पाकिस्तान छोड़ करके हमेशा के लिए भारत आ गए। अब सोचोगे कि भारत आने का क्या मतलब है, क्या कोई वीजा कुछ लगता है? नहीं। मैं आपको बता दूं, 1947 में देश का बंटवारा हुआ और उसके बाद 10 साल तक, 1957 तक देश में एक ट्रेन चलाई गई थी कि उधर से हिंदू भारत आ सकते हैं और इधर से मुसलमान पाकिस्तान जा सकते हैं। 10 साल, समझ गए? ये 10 साल में इन्हें टाइम नहीं मिला, ट्रेन छूट गई, टाइम नहीं मिला, गए ही नहीं, बल्कि उधर से जो है आने लगे
और हमारे चाचा नेहरू जी वो शांति का कबूतर उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि अगर मैंने कोई भी कार्रवाई करी तो भाई जो ये छवि है अच्छे बच्चे की ये खराब हो जाएगी। समझ गए? तो छवि ज्यादा आवश्यकता थी। आज जो लाल किताब हलाते हैं उन्हें सोचना चाहिए। समझ गए? खुद पर विचार करो, जनता इतनी पागल नहीं है। गुमनामी में वापसी, भारत में मंडल ने खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक राजनीतिक जमीन नहीं मिली। मैंने क्या बताया? कितना ढीठ इंसान रहा होगा, आप पूछिए इस बात को, कितना ढीठ। आप समझ रहे हैं? देखो ये जो ढीठता है ये किससे आती है? ये आती है एम्बिशन से। जब इंसान महत्वाकांक्षा में पागल हो जाता है ना, तो उसे कुछ नहीं दिखता। और ये ढीठता आई, ढीठता इतनी कि भारत आई 1952 में चुनाव लड़ लिया, फिर दोबारा से 50 मई 52 में चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस में एक छोटे से कार्यकर्ता से भी हार गए। आइए फिर देखिए 1957 में फिर से चुनाव लड़ा और फिर भी हार गए। हार गए 1958 में, शायद इनका 1968 में इनका जो देहांत हो जाता है। इन्हें लगा कि लोग तुम्हें समझ चुके हैं, तुम्हें जितन नहीं देंगे। क्यों? कि तुम वो देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो। और आकर के यहां पर जो है इनका देहांत होता है गुमनामी में, और हिंदी में और भाषा में बोले तो कुत्ते की मौत। समझ गए? तो ये वो व्यक्ति हैं, इनके विषय में हर उस मीम भीम के प्रोधा को जानना चाहिए कि जो मीम और भीम के जो नारे हैं वो। लेकिन यहीं पर हमें प्रशंसा करनी पड़ेगी बाबा साहेब अम्बेडकर की। उनके आइडियोलॉजी बिल्कुल थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन एक चीज जो है उनकी जो विशेषता है वो हमें याद रखनी होगी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि हम ठीक है, जो आपने जो अंग्रेजों ने यहां लिखा, क्योंकि भाई बाबा साहेब बाहर पढ़े हैं तो उनकी भी बहुत सारी खामी है, क्योंकि वो भी अंग्रेजों के प्रभाव में थे। और जो एट्रोसिटी लिटरेचर है भारत में ही अंग्रेजों ने नहीं लिखा, पूरी दुनिया के लिए लिखा। क्योंकि जब हम यहां से चले जाएंगे तो इनका बाल्कनाइजेशन होना चाहिए, यानी कि टूट पड़ेगी और भारत बिट बट करके इसकी 547 रियासतें बट जाएंगी, छोटे छोटे टुकड़े। जैसे हमने अफ्रीका को करा, वैसे एक कम्युनिटी को दूसरे के प्रति लड़ाने का जो इतिहास था वो लिखा गया, उसे बोलते हैं एट्रोसिटी लिटरेचर। और ये एट्रोसिटी लिटरेचर जो है बाबा साहेब पर भी उसका प्रभाव था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारे घर के मसले हैं तो यही रह करके हम उन मसलों को सुलझाएंगे। जीनियस कुछ भी हो, बाबा साहेब को आप जीनियस व्यक्ति कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे। उन्होंने इस्लाम के ऊपर जो किताब में आप देखोगे, भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक किताब है, उस किताब में उन्होंने अच्छे से मुस्लिम आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उसको अच्छे से वर्णन किया है। अगर आप उसको देखोगे तो वो समझ चुके थे। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा कि बाबा साहेब भी कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों की आइडियोलॉजी थी उसको उस तरीका से नहीं समझ पाए। लेकिन उस टाइम पर जोगिंदर नाथ मंडल को आप देखोगे और बाबा साहेब को, तो अगर उस टाइम पर हम जाकर देखें तो बाबा साहेब जीनियस व्यक्ति। मैं तो उनको प्रणाम करूंगा कि आज भारत में जो है जिस तरीका से हमारा जो भारत इंटैक्ट है, उनमें इनका एक योगदान है। और मैं बहुत ज्यादा इनसे इंप्रेस हूं। इनकी बहुत सारी खामी है, मैं कभी आपको बताऊंगा लेक्चर में, लेकिन सब खामी, ये एक निर्णय इनका कि भाई मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, मैं अपने देश के साथ इंटैक्ट रहूंगा। और यही है कि आज इनको एक विरासत है। आज देखो कहते हो कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा, हाँ इसमें टेक्निकल एरर है ये कहने में कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा। बाबा साहेब उसके एक महत्वपूर्ण अंग थे, और भी लोग थे उसमें। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा आपसे कि जो बाबा साहेब हैं वो जो है उनका एक जो आज सम्मान है वो उसके डिजर्व करते हैं। लेकिन इनके नाम पर जो आज एक पूरी एक समाज को जो भड़का करके कि भाई आप बौद्ध हो, और बुद्ध में आप पूरे में पढ़ोगे तो जिस तरीका के वो 11-12 जो प्रतिज्ञा है आप देखे होंगे, वो प्रतिज्ञा कहीं पर भी बुद्धिज्म में नहीं है। अगर आप प्योर बुद्धिज्म देखोगे तो वहां पर वो कोई प्रतिज्ञा नहीं है। तो थोड़ी बहुत जो खामी है वो है, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि आज हमारा जो समाज है, जैसे इंटरनेट आया है, जागृति बढ़ेगी तो वो लोग भी समझेंगे कि जो एट्रोसिटी जो इतिहास है वो सिर्फ अंग्रेजों की देन थी। छुटपुट घटनाएं और ये समाज में होती है, और समाज ही उनका जो हिंदुइज्म है वो उनका खुद ही एक आंकलन करके उस पूरी की पूरी जो खामियां हैं हमने पहले भी खत्म करी हैं। आने वाले समय में जो हमारा समाज है वो खुद ही अपनी कमियों को दूर करता है। ये हमारे समाज की खूबसूरती है। हम ऐसे नहीं है कि हमारे पास एक किताब है और उसमें एक शब्द भी नहीं बदलेगा, ऐसे नहीं है। हम अगर कहीं खामी है तो हम उसको निकालेंगे और बदल देंगे। अगर कोई किताब अगर किसी कम्युनिटी के विरुद्ध है हम उसको मानते ही नहीं। समझ गए? तो हमारा जो समाज है जो हो गया सो हो गया, हम आगे अपनी गलतियों से सीखेंगे। और बाबा साहब ने यही कहा, कभी भी तत्कालिक नतीजे पाने के लिए दूरगामी परिणामों का अवहेलना नहीं करना चाहिए। और यही बताता है हमें कि शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, आप बच करके रहना। पॉलिटी के लिए, लीडर्स के लिए जो मैंने बताया है वो तो है ही है, लेकिन एक समाज के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में आपको जो सोचना है वो ये है कि पहले पहचान करो कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा जो लीडर है वो जोगेंद्र नाथ सिंड्रोम से ग्रसित है। याद रखना, कौन सा व्यक्ति जोगेंद्र नाथ जो सिंड्रोम है इससे ग्रसित है। अगर आप पाते हैं कि ये व्यक्ति जोगेंद्र नाथ सिंड्रोम से ग्रसित है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा सवार है, तुरंत सतर्क हो जाइए। क्या हो जाइए? सतर्क हो जाइए। और सतर्क होकर के क्या करेंगे? अपने अस्तित्व के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी लीडर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी लीडर आपके हित में खड़ा होता हो, आपकी संस्कृति, आपके आने वाले भविष्य के लिए खड़ा होता हो, उसको वोट कीजिए। याद रखना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी, इससे फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन याद रखना आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी हो या व्यक्ति, उसकी आइडियोलॉजी मैटर करती है। इंसान तो सभी अच्छे हैं, इंसान कोई खराब नहीं है। इंसान खराब नहीं होते, दुनिया के 800 करोड़ लोग सब सही हैं, लेकिन आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी में दिक्कत है।
तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया कि जितनी भी बांग्लादेश के अंदर जो समस्या हो रही है आज, जो हिंदू को जो उल्टा लटका करके जला गया, भीड़ ने जो उन्हें मार दिया, और इससे पहले जो भी हुआ था ना पिछले साल शायद, तो वो भी उसमें भी किस तरीका से जो महिलाएं हैं उन पर अत्याचार हुए थे, उसकी वीडियोस जो है वो सामने आ रही थी, किसी को भी पकड़ के कहीं भी उसकी इज्जत लूटी जा रही थी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई कि आप एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप बताइए, कमेंट कीजिए। देखो कमेंट आप करेंगे तो हमारी जो वीडियो की रीच बढ़ती है, और यूट्यूब को लगता है, उसके एल्गोरिदम को लगता है कि ये वीडियो ज्यादा पसंद, तो ज्यादा लंबे समय तक इसे देखें। और आप अपना कमेंट करें कि आप इसके विषय में क्या सोचते हैं। अगर आपको सजेशन है तो वो भी आप दीजिए, मैं उसे आगे फॉलो करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।